एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं उनका हम मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो संकटकालीन उपबंध जो है वो भारतीय संविधान निर्माण के समय और उसके बाद जो है कटु आलोचना के विषय रहे हैं। यानी इनकी आलोचना उस समय भी बहुत हुई जब संविधान बन रहा था, और संविधान निर्माण के बाद तो इनकी बहुत ही आलोचना हो रही है। संविधान सभा के सदस्यों और संविधानविदों दोनों को ही ये था कि भाई ऐसी दुरुपयोग की आशंका उनको पहले ही थी। दोनों को ही लगता था कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। और जिस दिन ये उपबंध भारतीय संविधान सभा में पारित हुए उस दिन एक सदस्य थे HV कामथ। उन्होंने तो कहा भी था, यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। ये HV कामथ ने कहा था, जो संविधान सभा के सदस्य थे। और इसी प्रकार KT शाह ने भी संविधान सभा में कहा था, ये उपबंध प्रतिक्रियात्मक एवं पश्चादगामी अध्याय का शानदार उपसंहार तथा सर्वोच्च गौरव है। इन उपबंधों पर दो विचारधाराओं का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। पहला, केंद्र के हाथों में इकाइयों के विरुद्ध विशेष सत्ता प्रदान करना तथा जनता के विरुद्ध शासन को शक्तिशाली बनाना। इस अध्याय के उपबंधों का भलीभांति अध्ययन करने के बाद तथा इसके प्रत्येक अनुच्छेद में ही दी गई सत्ता की समीक्षा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में लोकतंत्र तथा स्वाधीनता का नाम ही बाकी बचेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि संविधान निर्माताओं ने भी इसकी आलोचना की है, संकटकालीन शक्तियों की आलोचना की है। उनका कहना ये था कि संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की थी। तो हम देख रहे हैं कि संविधान के इन उपबंधों की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो उसमें सबसे पहला आता है संघात्मक रूप का अंत। आलोचना का पहला या मूल्यांकन का पहला बिंदु है संघात्मक रूप का अंत। संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबंध जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। कैसे कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है और उसकी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अंशतः या पूर्णतः निलंबित हो जाती है। इसी प्रकार युद्धकालीन या वित्तीय संकट में भी राज्य सरकारों पर क्या होता है, केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप क्या है, राज्य सरकार का स्वरूप एक ऐसे अभिकर्ता का हो जाता है जिसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। ये है संघात्मक रूप का अंत। इसी के बारे में हमारे TT कृष्णमाचारी ने, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक तथा युद्ध एवं संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी। दूसरा मूल्यांकन का बिंदु आता है राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। संविधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के इन अधिकारों की तुलना जर्मनी के वीमर गणतंत्र के संविधान 1919 के अनुच्छेद 48 से की गई थी, जिसके माध्यम से हिटलर एक तानाशाह बनने में सफल हुआ था। वीमर संविधान जर्मनी का है और 1919 में जो बना था उसके अनुच्छेद 48 से इसकी तुलना की गई है, क्योंकि उसी संविधान से ही हिटलर एक तानाशाह बनने में सफल हुआ था। तो आलोचकों का कथन है कि संविधान के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और संकट के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। यानी 1 महीने तक राष्ट्रपति जो है बिना संसद की स्वीकृति के भी, बिना संसद के अनुमोदन के भी युद्ध की या संकटकालीन की घोषणा कर सकता है। 1 माह बाद इस अवधि में वह मंत्रिमंडल को वो हटा सकता है तथा लोकसभा को भंग कर लगभग 6 या 7 माह तक मनमाना शासन कर ही सकता है। अतः आलोचकों का विचार है कि भारत में भी एक महत्वाकांक्षी तथा सत्तालोभी राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर एक अधिनायक बन सकता है। तीसरा बिंदु आता है शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग संभव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा का जो प्रावधान किया गया है, उसके संबंध में प्रारंभ से ही भय प्रकट किया गया है कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से
राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। एक बार पुनः समझ लें आप, केंद्र का शासक जो है वो शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। और इसका उदाहरण है 1959 में केरल के साम्यवादी मंत्रिमंडल को जिस प्रकार पद से हटाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का भय निराधार नहीं है। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में लागू किए गए संकट काल के पीछे भी परोक्ष रूप से ये भावना देखी जा सकती है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति सामने आई और उसके बाद राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब आदि में संवैधानिक संकट की जो घोषणा की गई, उसके संबंध में इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि केंद्र के शासक दल द्वारा अनेक बार अपने दलीय हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के संकट काल की यह घोषणा की गई। चौथा बिंदु आता है, संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, ये बिंदु है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। उसके स्पष्ट करते हुए बात कही गई है कि संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। राज्यों का वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। इसी संबंध में हमारे एक माननीय सदस्य संविधान सभा के, उन्होंने कहा, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचेगा। यानी राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता लगभग समाप्त हो जाती है जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है। पांचवा बिंदु है, मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकटकालीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि ये उपबंध संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे। मित्रों, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि किसी भी देश के जो संविधान हैं, उनके द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है जितने कि भारतीय संविधान द्वारा। इसी कारण संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने अनुच्छेद 358 और 359 की कटु आलोचना की और उन्हें शासन तंत्र के लिए घातक बताया। इन सब के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में बहुत सारी आलोचनाएं की जाती है और व्यवहार में आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग संविधान निर्माताओं की आशा और इच्छा के अनुकूल रहा भी नहीं है। मित्रों, इसलिए ये स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माता ये कभी नहीं सोचते कि संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग इतने लंबे समय के लिए और बार बार किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उसी समय एक आशंका व्यक्त की थी कि इन व्यवस्थाओं को कभी भी कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाएगा। उनको उम्मीद थी कि कभी भी कार्य रूप में इन व्यवस्थाओं को परिणत नहीं किया जाएगा, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है मित्रों कि व्यवहार में शासन का आचरण संविधान निर्माताओं की आशा के प्रतिकूल ही रहा है। व्यवहार में प्रथम प्रकार का आपातकाल अनावश्यक रूप से लंबे समय के लिए 1962 से 1968 और 1971 से 1977 तक लागू किया गया और अनुच्छेद 356 के आधार पर तो कुछ मामलों में मनमाने तौर पर और कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो मित्रों, ये वो बिंदु थे जो संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करते हैं। एक तरह से उनकी आलोचना थी। बिंदुओं को पुनः सुन लीजिए। आलोचना बिंदु में पहला आता है, संघात्मक रूप का अंत हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। तीसरा है, शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग संभव है। चौथा है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। और पांचवा है, मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, फिर भी आपातकालीन शक्तियों का कुछ न कुछ औचित्य है। संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच समझ करके इन्हें संविधान में सम्मिलित किया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो आलोचनाएं की गई है उनमें सत्य का अंश नहीं है। नहीं, उनमें सत्य का अंश है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो संकटकालीन शक्तियों की कुछ आवश्यकता थी, कुछ औचित्य था। तो औचित्य को स्पष्ट करते हैं। पहला बिंदु आता है इसके औचित्य का, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु केंद्र को उपयुक्त शक्तियां प्राप्त होना आवश्यक। मित्रों, संविधान के ये उपबंध सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं वरन केवल विशेष परिस्थितियों के लिए हैं और ये बात लगभग निर्विवाद है कि संकट काल में व्यक्ति की पूर्ण राजभक्ति की अधिकारिणी केंद्रीय सरकार हो सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में, इसमें संदेह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में संकट काल में नागरिकों की राजभक्ति केंद्र में होनी चाहिए, न कि उसके जो उसकी इकाइयां हैं या उसके जो
प्रदेश उनमें केंद्र ही एक सामान्य उद्देश्य के लिए सारे देश के सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर सकता है। संकट काल में केंद्र को सर्वोपरि शक्तियाँ देने का यही औचित्य है। दूसरा बिंदु आता है औचित्य का, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। इस आधार पर संकटकालीन उपबंधों की आलोचना करना कि इनके आधार पर राष्ट्रपति अधिनायक बन जाएगा, बाल की खाल निकालना ही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने की सोचेगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। न ही कोई प्रधानमंत्री या कैबिनेट इन उपबंधों के आधार पर अधिनायक बनने में सफल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि टी कृष्णाचारी जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था, अगर कार्यपालिका अपनी कार्यपालिका शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो संसद उसे सबक दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी राष्ट्रपति या कार्यपालिका तानाशाह नहीं बन सकते। तीसरा औचित्य आता है अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में साधारणतः स्थायी सरकारों का निर्माण। संविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया था कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न संकट का दलगत हित के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे आवश्यक बुराई के रूप में अपनाना अनिवार्य था, अन्यथा संविधान निर्माण के सारे प्रयास अंततः असफल हो जाते। यद्यपि आलोचकों का कहना है कि कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस दल के हितों के रक्षार्थ तथा विरोधी दलों को कुचलने के लिए लागू किया गया, लेकिन विवेकपूर्ण अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतः इस शक्ति का प्रयोग राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए ही किया गया है। चौथा बिंदु आता है इसके औचित्य का, आर्थिक संकट का सामना करने हेतु वित्तीय आपात की व्यवस्था आवश्यक। वित्तीय संकट संबंधी उपबंधों के विषय में कहा जा सकता है कि ये उपबंध तत्कालीन परिस्थितियों तथा अन्य संघ राज्यों की देन है। 1930 के आर्थिक संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 1933 में राष्ट्रीय पुनर्लाभ अधिनियम पारित किया था, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने आर्थिक संकट से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए उचित प्रावधानों की व्यवस्था पर विवेक और व्यवहारिकता का ही परिचय दिया है। कहने का तात्पर्य है, अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिनियम के द्वारा जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार, इस तरह के अधिकार हमने तो पहले से ही हमारे राष्ट्रपति को दे रखे हैं, तो आर्थिक संकट का सामना करने के लिए वित्तीय आपात की व्यवस्था आवश्यक है। पांचवा बिंदु है व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में सामंजस्य आवश्यक। जहाँ तक संकटकालीन घोषणा के अंतर्गत मित्रों मौलिक अधिकारों के स्थगन का संबंध है, इस संबंध में संविधान निर्माताओं के सम्मुख व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा एवं राज्य के अंतर्गत व्यवस्था के बीच उचित संबंध स्थापित करने की समस्या थी, और संकट काल में मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था कर एक संतुलित मार्ग अपनाने का ही प्रयत्न किया गया है। व्यक्ति की दृष्टि से मौलिक अधिकारों का स्थगन चाहे जितना ही अनुचित क्यों न हो, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से संकट काल में मौलिक अधिकारों का स्थगन कुछ सीमा तक आवश्यक ही है। व्यवहार में संकट काल में मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अब तक केवल 2 बार ही 1962 की आपातकालीन घोषणा के अंतर्गत और 1975 की आपातकालीन घोषणा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया है, और इस घोषणा के अंतर्गत भी सभी मौलिक अधिकारों को नहीं, वरन मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 22 को ही निलंबित किया गया है। मित्रों, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर अनुच्छेद 352 के अधीन संकट काल की जो घोषणा की गई, उसमें नवंबर 1974 तक राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया गया। हाँ, 26 दिसंबर 1974 को राष्ट्रपति द्वारा ये आदेश अवश्य जारी किया गया कि केवल तस्कर विरोधी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार 6 माह की अवधि के लिए सस्पेंड रहेंगे, यानी निलंबित रहेंगे, और उनके द्वारा स्वयं को बंदी बनाए जाने के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकेगी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भी राज्यों में अब तक जो भी संकट काल की मित्रों घोषणा की गई है, उनमें मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया गया है। मित्रों, संविधान में दिए गए इन संकटकालीन उपबंधों का औचित्य अप्रिय प्रतीत होना नितांत स्वाभाविक है, किंतु साथ ही ये स्वीकार करना होगा कि ये उपबंध एक नए राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था, जिनमें टी कृष्णाचार्य का नाम आता है, उन्होंने कहा था संकटकालीन उपबंधों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन उपबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अंततः असफल हो जाएंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय संकटों का सामना करने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका को प्रदान की गई शक्तियाँ एक भरी हुई बंदूक की भांति है, जिसका उपयोग
नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है और उन्हें समाप्त करने के लिए भी। अतः इस बंदूक का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। एक बार पुनः आप समझ लें कि हमारे राष्ट्रपति को जो संकटकालीन अधिकार, आपातकालीन जो शक्तियाँ दी गई, अनुच्छेद 352, 356 और 360, इनकी आलोचना की गई है, इनका मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन में ये बताया गया है कि किस तरह से राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, अधिनायक बन सकता है, किस तरह से मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनका पूरी तरह से औचित्य देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हेतु केंद्र को उपयुक्त शक्तियाँ प्राप्त होना आवश्यक था। राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर भी राज्यों में साधारणतः अस्थायी सरकारों का निर्माण हुआ है और आर्थिक संकट का सामना करने हेतु वित्तीय आपात की व्यवस्था करना जरूरी था और व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में सामंजस्य भी आवश्यक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपातकालीन शक्तियों में ऐसा नहीं है कि ये बुराई है, ये एक आवश्यक बुराई है जिसको हमें अपनाना था। क्योंकि हमें राष्ट्रीय संकटों का सामना करना था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।